हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम अवनीश है और मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। जो घटना मैं आपको आज बताऊंगा, ये मेरी लाइफ में घटी सबसे पहली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है और ये मेरा भी पहला ऐसा केस था जिसमें मैं घोस्ट हंटिंग के लिए गया हुआ था। अब उस जगह की प्राइवेसी के लिए मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता और ना ही अपने साथ गए लोगों का नाम बता सकता हूँ, लेकिन इतना बता दूं कि जिस जगह पर हम जा रहे थे वो जगह गोवा में थी। तो कुल मिलाकर उस टाइम पर गर्मियों का मौसम चल रहा था और उस टाइम पर मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाली कंपनी से बस जुड़ा ही था। मेरी उम्र उस वक्त लगभग 21 साल की रही होगी। तो क्योंकि उस टाइम पर मैं काफ़ी नया था, इसीलिए वो लोग मुझे किसी ऐसे केस में नहीं भेजना चाहते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरे साथ कुछ और लोगों को एक जगह पे जाने के लिए कहा। अब एक्चुअली उस जगह के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो उस जगह पर काफ़ी सालों पहले वो जगह एक वॉर जोन थी, यानी कि वहाँ पे आज से कई सालों पहले राजा महाराजा लोगों की लड़ाइयाँ होती थी। जैसा कि हर किसी पैरानॉर्मल जगह पे होता है, इस जगह पर भी ऐसे कई सारी घटनाएं लोगों ने महसूस करी थी। और उसके बाद उसी के पास में एक ब्रिज भी था जिसको लोग सुसाइड ब्रिज कहते थे। उसके बारे में मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। आपको बता दूं, जिस पैरानॉर्मल कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ था उसी कंपनी में मेरी कज़न सिस्टर भी पहले से ही वर्क करती थी। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट केस था, इसीलिए मेरी कज़न सिस्टर भी मेरे साथ ही जाने वाली थी। अब हम लोगों का प्लान यही था कि जिस जगह पे वो एरिया स्टार्ट होता है, यानी कि वो वॉर जोन वाला एरिया, हम उसके बाहर में रात में तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मिलने वाले थे। तो मैं और मेरी कज़न सिस्टर तकरीबन 11:35 के आसपास उस जगह पे पहुंच चुके थे। और उसी जगह पर मेरे साथ एक थोड़ी सी अजीब घटना हुई। अब मुझे नहीं पता ये नोटिस करने लायक थी या फिर नहीं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद हम उस एरिया में एंटर करने ही वाले थे क्योंकि अभी तक बाकी हमारे साथी नहीं आए थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। और सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि पीछे से कोई आ रहा है मेरी तरफ। अब क्योंकि जिस जगह पर हम थे वो जगह थोड़ी सीमेंटेड टाइप थी, यानी कि अगर कोई चलता तो उसकी आवाज़ साफ पहचान सकते हैं हम। बट जो फुटस्टेप्स की आवाज़ मुझे आ रही थी, मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि वो जो भी था उसने बूट्स पहन रखे थे शायद। अब मुझे जो पहला ख्याल आया वो यही था कि शायद हमारे साथी लोग वहाँ पर आ चुके हैं और मैं फौरन ही पलटकर उनकी तरफ देखने लगा। बट मैं ये देखकर हैरान हो गया थोड़ा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बट इसके कुछ ही देर बाद हमारे साथी वहाँ पर आ गए और उनके पास थे कई सारे पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स। वो टोटल 2 लोग थे, जिनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। एज में वो दोनों हम दोनों से बड़े ही थे। मैं आपको उनका असली नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन घटना सुनाने के लिए जो लड़का था उसका नाम राहुल बताता हूँ और वो जो लड़की थी उसका नाम नेहा बताता हूँ। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक मैदान टाइप का एरिया था, तो वहाँ पे इस बात का भी खतरा होता था कि वहाँ पर नशेड़ी लोग और ड्रग डीलर्स वगैरह होते थे। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा अक्सर केसेस में हो चुका है कि रात में हमारी टीम किसी जगह पे जाती थी तो ऐसे लोग हमें अक्सर परेशान करते थे। इसीलिए राहुल अपने साथ एक गन रखता था। जब पहली बार उसने मेरे को बताया तो मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन फिर उसने मुझे उस गन का लाइसेंस दिखाया। वो गन लाइसेंस थी। फिर उसने हमें कुछ मशीनें दिखाई, जैसे कि 2 EMF मीटर्स। मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोई पैरानॉर्मल स्पिरिट या फिर आत्मा हमारे आसपास आएगी तो EMF मीटर्स में लाइट्स के जरिए हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पर ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी असल में है या फिर नहीं। नेहा के पास एक रेडियो टाइप की मशीन थी जो कि उन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को सुन लेती थी जिन्हें आप और हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो उस मशीन के जरिए हम आत्माओं की आवाज को सुन सकते हैं। अब उसी जगह पर खड़े खड़े ही मेरी बहन के साथ कुछ थोड़ी सी अजीब घटना हुई। दरअसल नेहा जब अपनी मशीन को ऑन करके हमें दिखा रही थी, उसी टाइम पर एक बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी उसने पकड़ी
और उसने कहा कि हो सकता है कि हमारे आसपास कोई साया उस टाइम पर मौजूद है। अब बाकी हम तीनों को तो कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो बहन थी उसे किसी के हाथ का टच महसूस हुआ। उसने हमें बताया कि मतलब कोई ऐसा टच नहीं, बस हल्का सा किसी के छूने का एहसास, जो कि उसे उसके कंधे पर महसूस हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने ज्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा, क्योंकि ऑलरेडी रात के 12:15 बज चुके थे और इसीलिए हम अब उस ग्राउंड में एंटर कर चुके थे। उस पूरे ग्राउंड में हम लोगों ने तकरीबन 2 या 3 चक्कर मारे, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला जो कि मैं आपको बता सकूं। लेकिन इस पूरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सबसे जो डरावना सा पार्ट था वो था उस ब्रिज वाला पार्ट। पूरे ग्राउंड में देखने के बाद जब हमें कुछ खास नहीं मिला, उसके बाद हम उसी ब्रिज की तरफ चल दिए जिसको लोग सुसाइड ब्रिज कहते थे। अब हो सकता है उस ब्रिज का कोई नाम हो, लेकिन मुझे उसका ऑफिशियल नाम पता नहीं था, इसीलिए मैं उसे सुसाइड ब्रिज ही कहता हूँ। उस ब्रिज के बारे में राहुल ने थोड़ा सा बताया कि इस पे पहले भी किसी ने घोस्ट हंटिंग करी हुई है। अब जैसा कि कोई भी जगह हॉन्टेड होती है तो उसकी कोई ना कोई बैक स्टोरी तो जरूर ही होती है, और उस केस में हमें राहुल ने बताया कि उस जगह की बैक स्टोरी थोड़ी क्या थी, क्योंकि उसने इस जगह पे आने से पहले थोड़ी बहुत छानबीन करी थी। तो उसने बताया कि वो जो ब्रिज था वो एक सुसाइड हॉटस्पॉट था, यानी कि कई लोग उस जगह पर आकर आत्महत्या कर लेते थे। अब वहां पर टोटल कितने सुसाइड हुए हैं इसका तो एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के मरने की खबर कई बार बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। जैसे कि उस ब्रिज पे सबसे पहला जो एक्सीडेंट जो कि लोगों को पता है वो तकरीबन 1950 के आसपास का था, जब शायद किसी छोटे ट्रक से टकराकर एक बच्चे और उसकी मां की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही कई लोगों ने पता नहीं क्यों उस जगह पर जाकर सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया, और जो घटना सबसे हाल ही में घटी थी वो थी कुछ ही दिनों पहले की, जब एक आदमी अपनी कार को वहां पर लाके खड़ा कर दिया और उसके बाद उसने खुद को गोली मार दी। अब क्योंकि उस जगह पर उस आदमी ने हाल ही में सुसाइड किया था और उस ब्रिज में भी कुछ काम चल रहा था, इसीलिए वो अभी पब्लिकली तो क्लोज था। यानी कि उस टाइम पर जब हम गए थे तो वहां पर हमारा जाना एक गलत काम था, लेकिन फिर भी हम उस जगह पर थे। अब राहुल ने हमें बताया मोस्टली ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि वो लोग जो कि आत्महत्या कर लेते हैं वो मरने से पहले जैसा फील करते थे, जितना वो सैड हो जाते थे, उनकी वही भावना किसी ना किसी बंदे को महसूस होती है और उसके ऊपर वो दर्द हावी होने लगता है, जिसके कारण वो भी ऐसे ही थॉट्स में खो जाता है। हम लोग अपनी कार से उतर के सिर्फ उस ब्रिज के पास गए ही थे कि तभी अचानक से जो ईएमएफ मीटर की लाइट्स थी वो एकदम तेज होकर जलने लगी। ऐसा ही तकरीबन आधे मिनट तक रहा और हम लोग इस बात को केवल ऑब्जर्व करते रहे। हम लोगों ने थर्मामीटर से उस जगह का टेम्परेचर भी नोटिस किया, जो कि उस टाइम पर तकरीबन 33 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन यकीन मानिए, जब ईएमएफ मीटर की लाइट बंद हुई और हम लोग उस ब्रिज के पास पहुंचे तो उस जगह का टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री हो गया। जगह पे जाते के साथ ही रेडिएशंस भी काफी तगड़ी आने लगी। यहाँ तक कि मैंने अपनी बहन को थर्मल मीटर के साथ थोड़ा दूर जाने के लिए भी कहा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर गई ब्रिज से तो उस जगह का टेम्परेचर वापस से तकरीबन 33-34 डिग्री के आसपास था। लेकिन एग्जैक्टली उस ब्रिज के पास टेम्परेचर 24-25 डिग्री ही था, यानी कि तकरीबन 10 डिग्री के आसपास की गिरावट। उस ब्रिज के नीचे बहुत टाइम पहले तो एक नदी थी, लेकिन फिलहाल वो सूखी हुई थी, इसीलिए हमें नीचे पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उस जगह पे जाने के बाद से ही अजीब सा मन मेरा होने लगा था। अब ये मेरा पहला केस था इसलिए, या फिर इसकी कोई और वजह थी, ये तो मुझे नहीं पता। फिर उस जगह पे फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा थी, इसीलिए नेहा ने अपने उस स्टैटिक रेडियो को ऑन करके, जिसे कि ईवीपी मशीन भी कहते हैं, आत्माओं की आवाजें सुनने की कोशिश करी। मैं भी उस पूरे टाइम में उनके आसपास ही था। उनकी मशीन से ज्यादातर टाइम तो खाली रेडियो की अजीब सी स्टैटिक साउंड ही आ रही थी,
लेकिन उसके बाद जो एक इकलौती साउंड हमें वहां पे सुनाई दी वो सच में बेहद ही ज्यादा अजीब थी। मतलब क्योंकि वो एक रेडियो जैसे स्टैटिक साउंड थी, इसीलिए मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो क्लियरली था या फिर नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक हाय की आवाज सुनी और वो आवाज किसी छोटी बच्ची की लग रही थी। इसके बाद नेहा ने तुरंत ही कई सारे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उसके बाद से किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं आया। इस टाइम पर राहुल और मेरी बहन इससे थोड़ा दूर जाकर उस ब्रिज की फोटो खींच रहे थे। अब वो जो कैमरा उनके पास था वो कोई नॉर्मल कैमरा नहीं था, बल्कि वो भी एक इक्विपमेंट था जो कि ऐसी रेडिएशन को कैच करने में एक्सपर्ट था जिन्हें कि हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि उनमें हमने कई सारी आत्माओं की फोटोज क्लिक कर दी हैं। इधर हम लोग अब भी इस रेडियो जैसी मशीन पे लगे हुए थे, लेकिन सच मानिए जो हमें आवाज सडनली सुनाई दी उससे मेरे और नेहा के बिल्कुल होश उड़ गए। वहां पे बस हमें अचानक से किसी बूढ़े आदमी की ऐसी आवाज सुनाई दी, जाओ। वो आवाज बस मतलब एक बार ही सुनाई दी होगी, लेकिन वो इतनी मतलब ऐसे डरा देने वाली आवाज थी जिससे मैं अंदर तक कांप गया था। अब क्योंकि साउंड ज्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी, मतलब ऐसी कि वो शायद रो रहा था या फिर पता नहीं क्या। इधर ये सब चल ही रहा था कि तुरंत ही राहुल ने हमें जोर से आवाज दी और वो हमारी तरफ भागते हुए आया। उसका कहना था कि उसने ब्रिज के पीछे वाली साइड पर एक आदमी और एक औरत को खड़ा हुआ देखा है, लेकिन जो हैरानी वाली बात थी वो ये कि उसने पहले तो उस बात को फिर भी एकदम इग्नोर करने की कोशिश करी, क्योंकि वो फोटोज क्लिक कर रहा था। उसने उनकी तरफ भी करके एक बार फोटो क्लिक करी और जब उसने फोटो में देखा तो उसने कहा कि फोटो में वो दोनों में से कोई आया ही नहीं। अब ये बात सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन सच में ऐसा होता है कि कई सारी स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो कि हमें कैमरे में दिखाई नहीं देती हैं, या फिर कई सारी स्पिरिट्स ऐसे भी होती हैं जो कि सिर्फ हमें कैमरे की फोटो में ही दिखाई देती है और अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते थे कि हमें उस पर यकीन नहीं है, और नेहा को तो कंफर्म था कि वो किसी ना किसी की आत्मा ही थी जो कि इस जगह पे घूम रही है। राहुल कह रहा था कि अब उसे उस जगह पर सही नहीं लग रहा है और शायद उनकी इन्वेस्टिगेशन काफी हो चुकी है। और सच में जैसे ही उसने हमसे ये बात कही उसी समय पर हम सभी लोगों को एक साथ पैर में बड़ी जोर से दर्द होने लगा, और वो दर्द मतलब बिल्कुल किसी झटके की तरह था। एक ऐसा झटका जो कि हम सभी लोगों को लगभग एक साथ ही लगा था, और हम सभी लोग उसी ब्रिज पर एक साइड में जाकर बैठ गए थे। उसी समय हमने अपनी मशीनों पर ध्यान दिया तो हमारी ईएमएफ मशीन एकदम से मानो बंद सी हो गई थी। मैंने ऐसा इसलिए ही कहा क्योंकि मेरे को जैसे ही पैर में दर्द महसूस हुआ मैंने सबसे पूछा, और सबका यही जवाब था कि उनके भी पैरों में दर्द हो रहा है। और तभी एक झटके के साथ ही मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जो कि बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं था। मेरी गर्दन पे मुझे अचानक से एकदम जलन सी महसूस होने लगी, और ऐसा फील होने लगा जैसे कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था। और मतलब मैं आपको वो फीलिंग बता भी नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा था। मैं बस एक ही पल में बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, और अजीब सा डर मेरे अंदर आ चुका था। ऐसी एंजाइटी जिससे मैं ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था, और मुझे अचानक से रोना आ गया। बाकी लोग समझ चुके थे कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एक सेकंड के लिए उनकी नजर मशीन पे गई तो जिसकी रेटिंग तब से 71 जा रही थी, उस मशीन की रेटिंग मेरे पास में आते के साथ ही तकरीबन 90 पार कर गई। डेफिनेटली मेरे पास एक स्पिरिट थी उस टाइम पर। ये जो सब मैंने आपको अभी तक बताया ये सब तो मैं ही फील कर रहा था, और मेरी आंखों से केवल आंसू गिर रहे थे। और तभी मेरी बहन की नजर मेरे पे पड़ी और उसने देखा कि मेरे शरीर पे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे। फौरन उन लोगों ने मशीनों को साइड में रखा, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया और मैं धीरे धीरे करके ब्रिज के दूसरे किनारे की तरफ जाने लगा। मेरी बहन और बाकी सब भाग चुके थे कि कुछ न कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, और फौरन जाकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया।
लेकिन जैसे ही उसने मेरे को हाथ से पकड़ा, उसकी भी मानो सांस एकदम से रुक सी गई और उसने कहा कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ऐसा ही राहुल के साथ भी हुआ। मैं धीरे धीरे ब्रिज के दूसरे किनारे की तरफ न जाने क्यों बढ़े ही जा रहा था कि राहुल और नेहा भाग कर आए, जैसे तैसे मुझे पकड़कर और खींच खींच कर मुझे गाड़ी के पास लेकर के गए। और तब तक उन लोगों ने मुझे पकड़ के ही रखा जब तक मैं थोड़ा नॉर्मल फील नहीं करने लगा। अब राहुल ने मुझसे कहा, ऐसी जो स्पिरिट्स होती हैं वो उन्हीं को अटैक करती हैं सबसे ज़्यादा जो कि इमोशनली काफ़ी कमज़ोर होते हैं। और ऐसा ही शायद अभी हुआ कि वो जो स्पिरिट्स वहाँ पे थी उन्होंने हम सब पे हमला किया, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा इमोशनल उस जगह पर मैं था तो उसने मेरे ऊपर हावी होना शुरू कर दिया। अब उस जगह पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था और हम लोग अपनी कार में बैठकर ही उन फोटोज़ को देख रहे थे जो कि राहुल ने उस ब्रिज पे खींची थी। और यकीन मानिए उन फोटो में से एक फ़ोटो को देखकर हम सभी लोगों की हालत ख़राब हो गई। हमने उस फोटो में देखा उस ब्रिज के नीचे वाले एरिया की फ़ोटो खींची है जहाँ पे नदी हुआ करती थी जो कि सूख गई है और वहाँ पर उस टाइम पर हमें सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन उस फोटो में जो कि राहुल ने क्लिक की थी वहाँ पर हमें एक आदमी दिखाई दिया और सच में वो आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, क्योंकि वो जो इक्विपमेंट था उसमें से ज़्यादा क्लियर फ़ोटो नहीं आती है, इसीलिए उसकी एग्जैक्ट फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जो चीज़ दिखी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। वो ये कि उस आदमी का फेस मतलब काफ़ी हद तक रेड टाइप का था। अब हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हम वहाँ से निकल लें, लेकिन हमारी किस्मत को ऐसा मंजूर बिल्कुल भी नहीं था। मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले उस जगह पर सुसाइड किया गया है, इसीलिए पुलिस उस जगह पर राउंड रात में लेती रहती थी। और रात के तकरीबन 2 बजे जब हम वहाँ से निकलना चाहते थे तभी वहाँ पर पुलिस वाले एक राउंड लेने के लिए आए और उन्होंने हमें उस जगह पर पकड़ लिया। अगर हम कोई ऐरे गहरे होते तो पुलिस वाले हमें नहीं छोड़ते, लेकिन हम क्योंकि एक रजिस्टर्ड कंपनी के तहत काम कर रहे थे इसीलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। लेकिन अचानक से राहुल के पास गन देखकर उन्हें उस पर शक हो गया, लेकिन फिर राहुल ने अपनी गन का लाइसेंस दिखाया और तब जाकर वो थोड़ा शांत हुए। अब क्योंकि वो पुलिस वाले भी थोड़े शांत स्वभाव के थे इसीलिए उन्होंने हमें वहाँ से जाने दिया और ये कहा कि ऐसी जगह पर आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक तो वो क्राइम सीन था और उस जगह पर ऐसी घटनाएं होती रहती थी जिनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया। इसके बाद हम लोग अपनी कार में बैठे और वापस से अपने घर की तरफ जाने लगे। अब रास्ते में जाते जाते मैंने उन सबको बताया कि मैंने क्या क्या फील किया था। इस पर राहुल ने मुझसे बस इतना ही कहा कि हमारा प्रोफेशन ही कुछ इस तरीके का है जिसमें ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ये पूरा फैसला तुम्हारा होगा कि तुम्हें इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है या फिर नहीं। मैंने कहा हाँ, मुझे इसी प्रोफेशन में आगे जाना है। लेकिन इसके बाद जो एक सवाल मेरे दिमाग में तब से घूमे जा रहा था वो ये था कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले मुझे जो फीलिंग हुई वो ये कि मेरी गर्दन जैसे जल रही हो और मुझे सांस नहीं आ रही थी। मतलब ऐसा नॉर्मली तब होता है ना जब कोई रस्सी लगाकर कोई खुद को फांसी लगाता है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये थॉट मेरे दिमाग में बस अचानक से ही आया और इसीलिए मैंने आपके साथ इसे शेयर भी कर दिया। फिलहाल मुझे पैरानॉर्मल रिसर्चर बने हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और मेरे साथ ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं जो कि मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे। होप आपको मेरे साथ एक घटी हुई घटना पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हम आज की अपनी अगली कहानी की तरफ। अब क्योंकि मैं आज 23 दिसंबर को ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2 दिन बाद क्रिसमस है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक क्रिसमस स्पिरिट से रिलेटेड स्टोरी सुनाई जाए। आपको बता दूं, क्रिसमस स्पिरिट वो अच्छी आत्माएं मानी जाती हैं जो कि लोगों की मदद करती हैं ताकि उनके क्रिसमस का त्योहार काफी अच्छे से बीत जाए। ये कहानी वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे लोग क्रिसमस स्पिरिट के नाम से जानते हैं। आइए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ।
ये स्टोरी इंटरनेट पे एक यूजर ने पोस्ट करी थी और मैं आपको आगे की घटना उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरी माँ वैसे भूत प्रेत आत्माओं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि ये हो ही नहीं सकते। उनका मानना ये था कि अगर उनके सामने कभी ऐसी कोई घटना होती है तो वो मानने से इनकार नहीं करेंगी। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने अंदर तक उन्हें ये बात मानने पे मजबूर कर दिया, लेकिन किसी डर की वजह से नहीं बल्कि एक अच्छे कारण से। दरअसल बात आज की नहीं, तकरीबन 1980 के आसपास की है। क्रिसमस ईव थी। दरअसल उस टाइम पर हमारी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। उस टाइम पर हमें खाने को खाना मिल रहा था, यही काफी बड़ी बात थी। मेरे पापा उस दिन भी काम पर गए हुए थे और मम्मी इंतजार कर रही थी कि जल्दी से पापा आए और वो घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर जाए। रात के 8 बज गए थे, लेकिन पापा अभी तक नहीं आए थे और तभी पड़ोस वाली आंटी आई और उन्होंने बताया कि पापा आज लेट आएंगे। दरअसल बात ये थी कि हमारे घर में टेलीफोन नहीं था और उनके घर में था, इसीलिए पापा ने उनको ही कॉल करके बताया था और उनसे ये भी कहा था कि मेरी मम्मी अकेले ही मार्केट से जाकर सामान ले आए। अब क्योंकि क्रिसमस का दिन था और तकरीबन 8:30 बज चुके थे और ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। ज्यादातर दुकानें बंद हो गई थी और रोड बिल्कुल एकदम थोड़ा सुनसान सा हो चुका था। मेरी मम्मी उस सर्द रात में मार्केट की तरफ बढ़े जा रही थी। आपको बता दूं कि हमारे घर में हम 3 भाई बहन हैं और ये बात मैंने आपको क्यों बताई ये आपको अभी पता लग जाएगा। मेरी मम्मी रोड पर चले ही जा रही थी कि अचानक से उनकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जमीन पर 100 रुपए के कई सारे नोट पड़े थे। उन्होंने आसपास देखा और ये सोचा कि ये शायद किसी के गिर गए हैं। उन्होंने वो पैसे उठाए और ये सोचने लगी कि अगर उसका मालिक अभी आसपास हो तो वो उन पैसों को लौटा देंगी। वैसे सच बताऊं तो उनका एक मन तो ये भी था कि वो उन पैसों को जल्दी से रख लें और घर आ जाएं, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उनको ऐसा करने से रोक लिया और वो इधर उधर देखने लगी कि क्या वहां पर कोई है या फिर नहीं। वो इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उनकी नजर गई राइट साइड पर एक गली में। वहां पर उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा था जिसने अपना फेस दूसरी तरफ किया हुआ था। मेरी मम्मी ने उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उनसे पूछा, जरा सुनिए, क्या आपका कुछ सामान गिर गया है? इस पे उस आदमी ने बिना पीछे देखे ही कहा, हाँ मेरे कुछ पैसे गिर गए हैं और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। इस पर मेरी मम्मी का जवाब था कि शायद आपके पैसे मुझे मिल गए हैं, ये लीजिए। वो आदमी मतलब जो कि अब तक दूसरी तरफ देख रहा था, वो अचानक से उनकी तरफ पलटा और उसने एक स्माइल दी। मेरी मम्मी बताती हैं कि उसकी वो स्माइल बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी और उस आदमी का जवाब सिर्फ इतना था, ये पैसे आपके लिए हैं, इन्हें अपने पास रखिए और अपने 3 बच्चों का ध्यान रखिए। मेरी मम्मी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और उन्होंने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता मेरे बच्चों के बारे में? उस आदमी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वापस मुड़कर धीरे से बस इतना कहा, शुक्रिया, मैरी क्रिसमस। और वो आदमी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। मम्मी को पीछे से किसी गाड़ी के हॉर्न मारने की आवाज आई और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखी तो वहां पे कोई गाड़ी नहीं थी। लेकिन फिर से जैसे ही उन्होंने आगे की तरफ उस आदमी की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मम्मी बहुत ही ज्यादा हैरान थी और उनके हाथ में वो पैसे अब भी मौजूद थे। उन्होंने आगे जाकर देखने की कोशिश करी, लेकिन वो आदमी वहां पर सही में नहीं था और मेरी मम्मी को ये समझते देर नहीं लगी कि वो और कोई नहीं, शायद कोई अच्छी क्रिसमस स्पिरिट था जो कि उनकी मदद करने के लिए आया था। उस क्रिसमस पे मेरी मम्मी बाहर से बहुत सारा सामान लेकर आई थी, जिसे देखकर हम सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश भी हुए थे। काफी देर बाद पापा भी आ गए और उन्होंने बताया कि वो लेट इसीलिए हुए क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा काम मिल गया था, जिसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते और इसीलिए वो लेट रुके। और मम्मी ने उन्हें अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया।
मेरी मम्मी का बस यही कहना था कि ऐसा कौन ही होगा जिसे मेरे परिवार के बारे में सब पता हो और मेरी स्थिति के बारे में भी, और पल के समय में ही मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया हो। मेरे ख्याल से तो वो कोई अच्छी क्रिसमस स्पिरिट ही होगी।